नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं ऑफिसर डायरी। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अतिथि, हमारे आईएएस जी हैं प्रखर चंद्राकर जी। उनसे मिलते हैं और जानेंगे कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है ऑफिसर डायरी के इस यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो यूपीएससी एस्पिरेंट, सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा सर कि आप यूपीएससी की तरफ कैसे आए सर, कैसे रुझान आया आपका? अ, मैंने एक्चुअली अपना कॉलेज जो है एनआईटी रायपुर से किया है। जी सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2017 में मैं पास आउट हुआ था। तो उसी टाइम पे ही क्या है, कुछ दोस्त मेरे साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे। जी सर। तो जब प्रिपरेशन चल रहा था तो मैंने देखा कि हाँ, तो वहाँ पे एक इनिशियल ये आया था, इंटरेस्ट आया था कि हाँ भाई ये अच्छा है, पढ़ने लायक है। पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा था मेरे को। जी सर। है ना। तो वहाँ से फिर जो है वो एक इनिशियल पॉइंट था मेरा। उसके बाद फिर जॉब लगा, है ना। जॉब के साथ साथ में ही मैंने इस फील्ड के बारे में थोड़ा पढ़ा, थोड़ा देखा कि क्या है कैसा है कर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये फील्ड है अपने आप में, काफ़ी चैलेंजिंग है और काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी भी है इस चीज़ में। तो ये इस चीज़ के साथ में मैंने जो है इस प्रिपरेशन के लिए एंटर किया था। सर, आमतौर पर सर यूपीएससी की 3 स्टेज हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू। क्योंकि सर तीनों स्टेज हम बात करें सांप की सीढ़ी की तरह है सर, कि एक आप निकाल नहीं पाएंगे तो एक में रुक जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा। तो सर इन तीनों स्टेजों को लेकर एक्चुअली सर सारंगढ़ बहुत सारे एस्पिरेंट हैं और देखा जाए तो सर छत्तीसगढ़ से बहुत कम आईएएस निकलते हैं सर। बिहार को ज़्यादा रिफर या साउथ के लोग ज़्यादा इसको करते हैं। तो सर ऐसा क्या करें सर हम लोग, कि कुछ मार्गदर्शन टिप बताइए कि पढ़ाई को कैसे, किस वे में पढ़ाई करें हम लोग ताकि अच्छा से हम लोग भी सर आईएएस बन सकें या यूपीएससी क्रैक कर सकें। देखिए, पहले तो मैं एग्ज़ाम का भी बेसिक बता देता हूँ कि आपने बोला ये जी। 3 स्टेज में है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जी। और वो सही बात है कि अगर किसी भी एक स्टेप में अगर फेल हो गए तो हम फिर से वापस ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो वो एक चैलेंज तो है ना। बट यही रहेगा कि सब जो है एक डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, है ना। कि क्योंकि आपको वही है, अगर आप फिर से फेल होते हैं तो फिर से आपको रीस्टार्ट करना है। तो वो रीस्टार्ट करने में क्या है, हमेशा बस बहुत ज़्यादा इस एग्ज़ाम में इंटरेस्ट होना चाहिए, इस एग्ज़ाम के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए। तो ये एक है ना। तीनों प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का एक प्रिपरेशन का एक मोटा-मोटा मैं बता देता हूँ। जी सर। ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस में तो आपका जो है मेजर जो है जीएस रहता है। जीएस के साथ में जो सबसे मेजर सब्जेक्ट है वो है ऑप्शनल। ठीक है। तो जीएस का प्रिपरेशन ऐसा होता है कि जीएस का प्रिपरेशन प्रीलिम्स और मेंस का एक साथ एक होलिस्टिक प्रिपरेशन आपको शुरू से करना पड़ेगा। और इसके लिए कम से कम आपको एग्जाम देने के 1 साल पहले तक का, 1 साल का आपको मिनिमम टाइम चाहिए जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए बैठ सके। तो यूजुअली जो प्रीलिम्स होता है वो मई महीने में होता है। तो आपको पिछले फरवरी या, है ना, अप्रैल मई से एटलीस्ट आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। तब जाकर के आप उस लेवल पे पहुंचेंगे जब आप प्रीलिम्स के लिए बैठ सकेंगे। और तो उसमें एक पोर्शन होता है जीएस का और दूसरा पोर्शन होता है ऑप्शनल का। जनरली ऑप्शनल के सिर्फ 2 ही पेपर होते हैं, बट उसका वेटेज मार्क्स के हिसाब से और जितना स्कोरिंग होता है उसके हिसाब से उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसलिए ऑप्शनल पे भी आपको क्या है, शुरू से ही पहले तो ऑप्शनल चॉइस बहुत अच्छे से करना है कि जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। अगर आपका बैकग्राउंड उस सब्जेक्ट में है, जैसे मेरा ऑप्शनल जो था मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। और क्योंकि मैंने वो इसलिए लिया था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड उसी सब्जेक्ट में था, मैंने इंजीनियरिंग वहीं से की थी, है ना, उसी सब्जेक्ट में की थी। तो इस तरह से आपको ऑप्शनल का चॉइस बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि उसमें स्कोर आप अच्छा कर सकें। तो इसमें क्या है, 500 नंबर में आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, जो कि बहुत ईजिली आपके इसको जो है बूस्ट कर सकता है। तो ये एक चीज़ है। तो इसलिए प्रीलिम्स और मेंस का एक होलिस्टिक प्रिपरेशन जो है बहुत ज़रूरी है। और फिर साथ में जो है इंटरव्यू का तो खैर वो एक अलग चीज़ है। इंटरव्यू एक अलग तरीके का प्रिपरेशन होता है। तो एक माइंडसेट बना करके चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में या किसी भी जगह में जहाँ पे टर्नआउट जो है वो कम है ना। पहले तो इसके 2 कारण हैं। एक तो एग्ज़ाम देने वाले बहुत कम हैं और जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश। ठीक है। दोनों ही चीज़ों को टैकल करना ज़रूरी है। पहला चीज़ ये है कि एग्ज़ाम दे ही नहीं रहे हैं, तो किस कारण से एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं।
तो यहाँ पे मेरे को लगता है, जो जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ है लोगों से, कि एक माइंडसेट का एक इशू आ जाता है कि यार हम एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, है ना। वो उस माइंडसेट को थोड़ा सा जो है पीछे करना है, ठीक है। अब जो है लोग निकल रहे हैं, मतलब जब हुआ था 2021 एग्ज़ाम में हुआ था, 2022 बैच है, हमारे बैच में ऑलमोस्ट 10 लोगों ने, है ना, 10-11 लोगों ने एग्ज़ाम क्रैक किया था, उसमें से 4 आईएएस बने थे, ठीक है, 4 आईपीएस में थे। तो ऐसे जो है एक जो इसको आपका उस साल का बोलना चाहिए स्ट्राइक रेट जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। सिमिलरली 2022 में आईएएस में नहीं थे, बट स्टिल दूसरे सर्विसेज में सेलेक्ट होने वाले लोग जो थे उनकी संख्या जो है बढ़ी है, तो बढ़ रही है ना। बट आपको उस मानसिकता, जो माइंडसेट है कि हमारा नहीं निकल पाएगा वाला माइंडसेट, अगर किसी में है तो उस चीज़ को जो है थोड़ा सा तोड़ करके, एक हिम्मत होता है, एक इसको बोलते हैं, एक लीप ऑफ फेथ बोलते हैं, एक इंग्लिश में वर्ड होता है, कि आपको अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा करके, है ना, उस एग्ज़ाम के लिए तैयारी में कूद जाना है, ठीक है, और उससे कुछ ना कुछ अच्छा हो करके ही आप निकलेंगे। दूसरा है कि दूसरी कैटेगरी का है कि जो एग्ज़ाम तो दे रहा है बट उसको क्रैक नहीं कर पा रहा है। तो उसमें ये है कि भाई वो क्रैक किस लिए नहीं कर पा रहा है, हमारा एक एनालिटिकल अप्रोच के साथ में चलना पड़ेगा। एनालिसिस अच्छा होना चाहिए कि किस कारण से हम एग्ज़ाम तो दे रहे हैं बट एग्ज़ाम क्यों नहीं निकल रहे हैं, किस स्टेज में हमारा रुक रहा है। हो सकता है प्रीलिम्स में रुक रहा हो सकता है मेंस में रुक रहा हो। तो प्रीलिम्स में किस कारण से रुक रहा है, मेंस में, अगर मेंस में भी 2 मेजर पोर्शन है, जीएस है, और जीएस के साथ में एक एसए होता है, एसए और एथिक्स, और एक होता है ऑप्शनल। तो वहाँ पे हमको किस चीज़ में काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मतलब, और अगर कोई मेंस क्लियर करके इंटरव्यू तक पहुँच रहा है तो भी मतलब अगेन कहाँ पर किस स्टेज में उसका नंबर कम आया है, उस चीज़ को देखना है। मतलब इसलिए 2 कैटेगरी के लोग जनरली रहते हैं जो कि एग्ज़ाम तैयारी कर ही नहीं रहे हैं, है ना। ये उनको भ्रांति है कि उनको भ्रांति है कि वो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। ये एक कुछ एग्ज़ाम में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो तो एक अलग कैटेगरी है, उनको तो ये उनके लिए तो है ही नहीं तो कुछ बट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उनको मैं ये बोलना चाहूँ, उनका एक लीप ऑफ फेथ जो होता है वो एक लेना है, और दूसरा है कि जो एग्ज़ाम दे तो रहे हैं बट निकाल नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश, तो एनालिसिस जो है उनको अच्छा होना चाहिए, किस कारण से नहीं निकल पा रहा है, इस चीज़ पे थोड़ा सा वर्कआउट जो है उनको करना चाहिए। सर हिंदी मीडियम वालों के लिए सर बहुत सारा सवाल आता है कि सर सी सेट को लेकर, सर सी सेट अपन देखें तो सर अभी मोहनलाल आए थे, उनका मतलब रैंक शायद है सर, तो हिंदी मीडियम से बहुत जो रैंक है कम आता है सर, इसका कारण क्या हो सकता है सर, कैसे, और जो अभ्यर्थी हैं यूपीएससी एस्पिरेंट हैं सर सी सेट में अपना अच्छा परफॉर्मेंस, क्योंकि सर एक जीएस है और सी सेट है, सी सेट को अगर क्वालिफाइंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो जरूरी अनिवार्य है, वो पेपर है, क्योंकि दूसरा वाला पेपर चेक नहीं होता है और मेरिट उसी आधार पर तैयार होता है। सर सी सेट को कैसे क्रैक करें सर कि इसमें आगे बढ़े? सी सेट तो एक आजकल जो है, पहले के टाइम पे होता था कि कोई एक हफ्ते तैयारी करके निकाल लेता था, ये एक मतलब लोगों का एक ऐसा था। बट आज की डेट में उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो काफ़ी बढ़ चुका है, दोनों का ही। मतलब जो मैथ वाला पोर्शन होता है, जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन होता है, और एक जो इंग्लिश वाला पोर्शन होता है, दोनों का ही डिफिकल्टी लेवल जो है बढ़ा है। तो मैं यही सभी को सजेस्ट करूँगा कि भाई सी सेट को थोड़ा सीरियसली लें, है ना, और सी सेट को इतना इजीली मतलब अपना ये ना करें। हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश का एक जो पोर्शन रहता है, ठीक है, उसका मतलब ये डिफ़िकल्टी लेवल मतलब सभी के लिए है ना, ऑल अक्रॉस इंडिया जितने भी लोग हिंदी मीडियम से हैं या दूसरे मीडियम से, मान लीजिए हो सकता है कोई तेलुगु मीडियम का या तमिल मीडियम का भी पढ़ते हैं बच्चे, जो है ना शुरू से 12वीं तक जो है सिर्फ तमिल मीडियम में पढ़े हैं, उनका भी इंग्लिश उतना स्ट्रांग नहीं रहता है, ठीक है, जितना कि कोई अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आया है या दूसरे मीडियम में पढ़ा हुआ है, तो उसके लिए भी वो उतना ही मुश्किल होता है। तो आपको जो है शुरू से ही उस चीज़ पे थोड़ा सा धीरे धीरे वर्कआउट, मैंने वही बोला ना, 1 साल का प्रिपरेशन टाइम है आपका। मतलब मेंस प्री देने के पहले आपको 1 साल का प्रिपरेशन के लिए ही समय चाहिए, 1 से 1.5 साल का। तो उस टाइम में आपको उस चीज़ को पूरी तरह से इग्नोर नहीं करना है कि मैं प्री के 1 महीने पहले या 2 महीने पहले ही पढ़ूंगा, ऐसा ना सोचें, है ना। धीरे धीरे जो है थोड़ा थोड़ा उसका प्रिपरेशन करते रहें, है ना, एप्टीट्यूड का हो, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा सा डील करें। तो मतलब टाइम मैनेजमेंट और थोड़ा सा मैनेजमेंट वाली चीज़ मतलब इसमें आ जाती है। सर यूपीएससी को देखा जाए तो सर इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है मोटिवेशन को लेकर सर, कि सर मोटिवेट कैसे रखें, क्योंकि लंबा समय सर आपको नहीं बताया, जैसे 1 साल तक का लगातार होता है एग्जाम, तो सर बहुत सारे बुक भी पढ़ने होते हैं, और कैसे सर आप मोटिवेट कैसे रहते थे सर आप,
मतलब किन चीज़ों को कैसे सॉन्ग सुनना या कुछ भी सर, ताकि लोग जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनको जान सकें, मोटिवेट रह सकें। मोटिवेशन जो है वो इंटरनल चीज़ है भाई, है ना। सॉन्ग सुनना या ये सब चीज़ से मोटिवेशन जो है वो आएगा, फिर 1 घंटे बाद फिर चला जाएगा। तो आपको तो पहले वही है, मैं शुरू में ही आपको डिसाइड करना है कि भाई क्यों बनना है या क्यों ये एग्ज़ाम को देना जी। है ना। तो आप हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि मतलब मैं ये एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों किया था, ठीक है। फिर से ज़ीरो से सोचें, है ना। जब भी आपको डीमोटिवेशन वाला फीलिंग आ रहा है कि यार एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है या बहुत मुश्किल है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ रहा है, तो वहाँ पर मतलब आपका वही मैं बोला कि आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट जो है, ठीक है, कि ठीक है इस बार नहीं निकला है, बट इस बार एटलीस्ट मैं पहली बार दिया हूँ, है ना, दूसरी बार दिया हूँ। प्री को एनालिसिस फिर आपको करना पड़ेगा, है ना। आपका मतलब अगला जो है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना उस एनालिसिस में जाना चाहिए कि कहाँ पर मैंने जो है गलत किया है। डिमोटिवेशन के मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिमोटिवेशन नहीं होता है, बट अपने माइंड को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने का जो है कोशिश करना है कि कैसे इस चीज़ को जो है पॉजिटिवली क्रैक किया जा सकता है। तो अगेन ये एक जो है माइंडसेट का गेम है ना। मतलब काफ़ी हद तक ये माइंडसेट का गेम है। उस चीज़ को थोड़ा सा जो है सीखना है, उस चीज़ को समझना है कि कैसे हम पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा कंसिस्टेंटली जो है मेंटेन कर सकते हैं। और मोटिवेशन जो है हमेशा इंटरनल हो तभी वो सस्टेन करता है, समय को लगता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत लिमिटेड समय के लिए रहता है। वो बूस्ट के लिए बूस्ट की तरह काम करे तो ठीक है, बट वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन वो नहीं हो सकता है। तो आप हमेशा सोचें कि भाई क्यों मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, मुझे क्या करना है जब सर्विस में मैं आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, है ना। कैसे मैं चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ, उस वही आपका जो है प्राइमरी सोर्स रहता है मोटिवेशन का। तो कई लोग बोलते हैं कि अगर आपको आईएएस बनना हो या यूपीएससी क्रैक करने हो तो दिल्ली जाना जरूरी है, तो इसके बारे में सर थोड़ा भ्रांति इसको दूर करिए सर, कि क्या सेल्फ स्टडी से या मतलब यूट्यूब से अपना सेल्फ स्टडी से अपन कर सकते हैं अच्छे से यूपीएससी की तैयारी। देखिए मतलब ऐसा नहीं है कि दिल्ली जाना ज़रूरी है। दिल्ली काफ़ी लोग जाते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि कोचिंग भी अच्छा मिलता है और क्योंकि वहाँ पे माहौल भी अच्छा रहता है, जिससे लोग जो हैं लोगों को एक पॉजिटिव एरिया मतलब एरिया मिलता है जहाँ पे पढ़ाई वो लोग अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए लोग दिल्ली जाना प्रेफर करते हैं, ठीक है। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि दिल्ली जाना कंपलसरी है, ठीक है। दिल्ली जाना कंपलसरी इसलिए नहीं है क्योंकि पहले के टाइम पे मे बी शायद कोविड के पहले लोगों को ये लगता था कि यहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है ना। दिल्ली में ही अच्छे कोचिंग अवेलेबल हैं, अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट वैसा नहीं है। आज के डेट में ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने आ गए हैं, है ना। आपको मतलब पहले बोलते थे कि रिसोर्सेज की कमी है, अब मैं ये बोलता हूँ और ये जनरल कंसेंसस है कि अब रिसोर्सेज ओवर हो गए हैं। मतलब अब जहाँ पे एक किताब था उसकी जगह में 10 ऐसे पीडीएफ मिल जाएंगे मेरे को, है ना, टेलीग्राम में या दूसरे सोर्सेज में, इसको मैं पढ़ सकता हूँ। बट अगर मैं 10 को पढ़ने जाऊँ, है ना, तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर दूंगा। तो इसलिए रिसोर्स को सेलेक्टिवली चूज़ करना वो ज़्यादा बड़ा अब काम हो गया। तो इसलिए रिसोर्सेज की कमी आज के टाइम पे कोई मेजर इशू नहीं है। अच्छे कोचिंग अवेलेबल नहीं है ये भी मेजर इशू नहीं है, क्योंकि आजकल क्या है सभी कोचिंग्स का ऑनलाइन चालू हो गया है, ऑनलाइन कोचिंग्स चालू हो गए हैं। तो आप यहाँ पे रहते हुए भी उसको कर सकते हैं, या यहाँ पर भी कुछ अच्छे कोचिंग जो है वो चल रहे हैं, है ना। तो मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि कोचिंग करना कंपलसरी है। मैं कोचिंग पे इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो है वो दिल्ली से रिलेटेड है कि दिल्ली जाना चाहिए नहीं। दिल्ली लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि कोचिंग करना होता है, ठीक है ना। बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे रहते हुए भी आप उसी स्टैंडर्ड का कोचिंग को अटेंड कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि क्या कोचिंग करना कंपलसरी है, मैं ये भी बोल रहा हूँ कोचिंग करना भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। आपको बेसिक पे ध्यान देना है। बेसिक जो इस प्रिपरेशन में क्या रहता है, फाउंडेशन क्या बनाता है, ठीक है ना। आपकी एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, है ना, वो एक फाउंडेशन बनाती हैं। तो फाउंडेशन आपका जितना स्ट्रांग रहेगा उतना ही जो स्ट्रांग है आपका बिल्डिंग बनेगा। तो इसलिए कि जो है कोचिंग कहीं कंपलसरी चीज़ नहीं है। कोचिंग एक पॉजिटिव एड की तरह है, पॉजिटिव चीज़ है जो कि आपको हेल्प करता है, ये है। सर ये मेरा अंतिम सवाल है सर, कि सर जो यूट्यूब में दिखाते हैं मॉक इंटरव्यू, सर जो ऐसे इंटरव्यू जो पैनल होते हैं जो ढोलपुर में जो होता है उनका मतलब
यूपीएससी द्वारा जो आयोजित किया जाता है, सर ऐसे सेम ही सवाल किए जाते हैं कि कैसा होता है सर? कि मतलब जनरली जो यूट्यूब पे जो वीडियो बनते हैं जी। या क्लिप्स जो चलते हैं, ये मतलब कुछ क्वेश्चंस तो वैसे आते हैं क्योंकि जो इंटरव्यू पैनल जो बनता है, मतलब जो मॉक इंटरव्यू वाला जो पैनल बनता है, जी। उसमें भी काफ़ी प्रोफेशनल लोग होते हैं, है ना, पुराने आईएएस आईपीएस लोग या कहीं कॉलेज के प्रोफेसर लोग, जो कि आपका जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है डेफ, जो कि एक है ना, जो अभ्यर्थी या जो व्यक्ति है वो खुद भरता है, उसके बेसिस पे ही वो लोग क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करते हैं। बट उसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या है कि क्योंकि उनको भी अपना वीडियो भी वायरल करना होता है, जी। है ना, तो उस टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं उसमें और कुछ आंसर्स रहते हैं। वैसा हमेशा नहीं होता है। वहाँ पे जो यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू पैनल में, वो काफ़ी काफ़ी प्रोफेशनलिज्म के साथ में पूछे जाते हैं। कोई मतलब ऐसा कोई मेजर ये वाला नहीं होता है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते हैं और आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आप जो खुद भरते हैं, जो आपका रेज्यूमे टाइप का होता है, उससे ही, है ना, 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो उससे ही होते हैं। तो इसलिए कोई क्योंकि ये इंटरव्यू नहीं है, ये पर्सनैलिटी टेस्ट है। पर्सनैलिटी में आपकी पर्सनैलिटी कैसी है वो लोग इवेलुएट करने का ट्राई करते हैं, है ना, नॉट नेसेसरली कि आपका जनरल नॉलेज कैसा है। वो तो आप जीएस और मेंस और प्री निकाल लिया है तो आपका एक माना जाता है कि जीएस का लेवल तो आपका अच्छा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है जनरली उसको इवेलुएट करने का वो लोग ट्राई करते हैं। तो उसके लिए क्या है, हमेशा जैसा यूट्यूब में दिखाया जाता है वैसा नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया सर हमारे ऑफिसर डायरी को। जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जय हिंद।